सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज से लेकर आई हूँ जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड ये जो है आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होंगे। मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम को एनालाइज की हूँ, उसके प्रीवियस ईयर पेपर को, और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एमसीक्यू लेकर आई हूँ जो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और जलवायु परिवर्तन एक ऐसा टॉपिक है जो कभी कभी तो ये क्या हो जाता है कि करंट से रिलेटेड भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगता है, और कभी-कभी जो है ना ये आप में जैसे आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे मैं आपको पूरे फुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ाऊँगी, ठीक है ना? फुल एक्सप्लेन के साथ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को नोट कर लीजिएगा और उसका जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को रिवाइज़ करिएगा, ठीक है? तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8 मिशन ऑफ इंडिया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज? तो सौर शक्ति, नवीकरण, गतिकीय अपशिष्ट या फिर अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जो जलवायु परिवर्तन कार्य की योजना के 8 मिशन कौन कौन से हैं, तभी आप इसका आंसर कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस जलवायु परिवर्तन का 8 मिशन कौन कौन सा है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जलवायु परिवर्तन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आखिर क्लाइमेट चेंज होता है, इसका क्या मतलब होता है? जलवायु परिवर्तन मतलब क्या होता है? मतलब ये हुआ आपका कि जब पृथ्वी का मौसम जो है वो लंबे समय तक बदलता है, जैसे कि तापमान बढ़ना, उसके बाद जो है बारिश का जो पैटर्न भी आप देखेंगे वो बदलता रहता है, ठीक है ना? बर्फ का पिघलना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, ठीक है? और जलवायु परिवर्तन जो होता है, इसके बहुत सारे प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे कि जहाँ पहले ठंड पड़ती थी अब वहाँ क्या होती है, गर्मी बढ़ गई है। फिर बर्फ जैसे बर्फीले इलाके हो गए, जैसे कि हिमालय वगैरह हो गया, वहाँ का ग्लेशियर जो है बहुत तेजी से पिघल रहा है, ठीक है ना? तो यही सब जो होता है ना, ये सब जलवायु परिवर्तन के जो है बहुत सारे इफेक्ट भी पड़ते हैं। तो इसकी वजह से मिशन लाया गया है। तो इसमें जो है अपशिष्ट ऊर्जा से परिवर्तन ये शामिल नहीं है। तो 8 मिशनों में कौन कौन सा शामिल है ये आप देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि भारत सरकार ने जो है 2008 में, ठीक है, 2008 में जो है ये 8 प्रमुख मिशन को शुरू किया था, ठीक है? 2008 में भारत सरकार ने 8 प्रमुख मिशन को शुरू किया था, ठीक है? शुरू किया था। और किसके तहत गाइस? तो याद रखिएगा, NAPCC के तहत। यहाँ पे अगर आप NAPCC की अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पे हो गया ये NA नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म होता है NAPCC का, इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके 8 प्रमुख मिशन में सबसे पहले आपको याद रखना है राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है? पहला जो है वो कौन सा हो गया? पहला हो गया आपका राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है? इसके बाद दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया आपका राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन, ठीक है ना? राष्ट्रीय ऊर्जा राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन, ठीक है? इसका तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया आपका राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, ठीक है? इसके बाद चौथा कौन सा हो गया? चौथा हो गया आपका राष्ट्रीय आवासीय मिशन, राष्ट्रीय आवासीय मिशन, ठीक है? इसके बाद पांचवा कौन सा हो गया? पांचवा हो गया आपका राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन,
ठीक है। इसके बाद आपका छठा कौन सा हो गया, राष्ट्रीय कृषि मिशन। राष्ट्रीय कृषि मिशन में पूरे इसके साथ लिखा रही हूँ ताकि अगर आप नोट करके इसका रिवीजन करेंगे तो कभी भी आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 7 पे आपको याद रखना है राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी मिशन। राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी। और 8वां आपको कौन सा याद रखना है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन ज्ञान मिशन। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन परिवर्तन ज्ञान मिशन। तो ये टोटल 8 मिशन जो है जो भारत सरकार ने इसे शुरू किया है, ये 8 मिशन को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है। तो क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैस की वजह से, ओजोन परत की कमी की वजह से, प्रदूषण की वजह से, या फिर उपयुक्त सभी। तो जलवायु परिवर्तन जो है इसके सभी कारण है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं सभी कारण क्यों है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन होता है, इसमें जो है ये 3 जो दिया हुआ है ना आपका, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत की कमी और प्रदूषण, ये 3 तो है सबसे ज़्यादा, इसका ये जो है योगदान होता है जलवायु परिवर्तन में, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सब जो है आपका क्या करता है, ये ग्लोबल वार्मिंग का जो है सबसे प्रमुख कारण है, क्योंकि ये लोग जो है वातावरण के गर्मी को रोकता है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो होता क्या है, बहुत लोगों का सवाल होता है कि ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैस होता क्या है। तो वैसी गैस जो होती है जो सूर्य की किरणों को क्या करती है, अंदर आने देती है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी जो होती है, जो जब सूर्य की किरण आएगी तो वो गर्मी बढ़ेगा, तो पृथ्वी से जो गर्मी निकलती है ना, उसको ये बाहर नहीं जाने देती, वो पृथ्वी के अंदर ही रोकती है, जिससे क्या होता है सबसे ज्यादा जो है ये ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इसका आप लिख लीजिएगा, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखा देती हूँ। अ, वैसी गैसें सूर्य की किरणों को अंदर आने देती है, परंतु गर्मी को पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती है, पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती है। अब ऐसी कौन-कौन सी गैस है जो सूर्य की किरणों को अंदर आने देती है लेकिन उसकी गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है? तो सबसे बड़ा जो है ये आपका CO2। CO2 अगर आपसे पूछा जाए तो ये है आपका, ये कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कभी-कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है या कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसके लिए भी आपको इसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस हो गया। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो आपका है मीथेन। मीथेन इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है। मीथेन, मीथेन, ठीक है। इसके बाद कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है ना, बोल देता है निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है, CO2, CH4, इस तरीके से दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इसका आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूँ कौन सा है आपका, तीसरा है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, N2O। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद अगर मैं चौथे नंबर की बात करूँ, ये कौन है आपका, ये हो गया आपका जलवाष्प, जिसे हम कहते हैं H2O, जलवाष्प, ठीक है। इसके बाद अगर मैं पांचवें नंबर पे बात करूँ तो कौन सा हो गया, ओजोन, O2।
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कैसे होता है इसे समझते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जैसे जो कोयला पेट्रोल वगैरह जो जलता है ना, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। इसके बाद अगर मैं मीथेन की बात करूँ, मीथेन जो है सबसे बड़ा जो है ये कचरा, कचरा से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, मीथेन, और ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रमुख कारण है मीथेन, ठीक है। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ये रासायनिक खाद वगैरह है जो कि औद्योगिक गैसों से निकलती है, ठीक है ना। इसके बाद आपका जलवाष्प आप समझते ही हैं, और जो है आपका जो हो गया ओजोन, जो कि वायुमंडलीय की जो है ये वायुमंडलीय की रासायनिक क्रिया है, सॉरी क्रिया है। तो ये हो गया आपका ओजोन, ठीक है। लेकिन मीथेन और जो है आपका, ये आपको याद रखना है, ये जो है किससे उत्पन्न होती है, मीथेन जो है ये कचरा से उत्पन्न होती है। जो रसोई घर की जो कचरा होती है ना, या कोई भी कचरा हो गया, उससे ये उत्पन्न होती है, खासकर रसोई घर वाली कचरे से, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस जो होता है ना, वो मतलब कि इसका जो जलवायु परिवर्तन होता है, इसमें क्या क्या इसका जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के ना हम यहाँ पे प्रभाव को देखेंगे, ठीक है, इसका प्रभाव क्या क्या है, ठीक है। तो इसके अगर प्रभाव की बात करूँ तो सबसे पहले होता है, पृथ्वी का क्या होगा, औसत तापमान बढ़ता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, ठीक है। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ेगा, औसत तापमान बढ़ेगा। इसके बाद जो है क्या होगा, इसके बाद जो है आपका जलवायु परिवर्तन होगा। ग्रीन हाउस गैस से क्या-क्या प्रभाव हो सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है ना, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा आपका जलवायु परिवर्तन होगा, जैसे कि बाढ़ होगा, सूखा होगा, चक्रवात होगा, बाढ़, सूखा, चक्रवात, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। इसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। इसके अलावा जो है और क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ग्रीन हाउस गैस का, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जैव विविधता पर असर पड़ेगा, ठीक है ना। जैव विविधता पे असर पड़ेगा, यानी कि जो प्रजातियाँ होगी ना वो विलुप्त होती है, ठीक है। प्रजातियाँ जो हैं, प्रजातियाँ ग्रीन हाउस गैस की कितने ज़्यादा नुकसान है, ठीक है ना। प्रजातियाँ विलुप्त होती हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता पर असर, जैव विविधता पर असर पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारे जो है ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव है, और यहाँ से बहुत सारा ही क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसीसी। तो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंडियन पैनल फॉर क्लाइमेट कंट्रोल, या फिर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, या फिर इंस्टीट्यूट फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो है आपका क्या हो गया, अगर हिंदी में, कभी-कभी हिंदी में भी दे देता है, तो आपको ये सारे हिंदी में भी याद रखने पड़ेंगे। जैसे अगर इसका क्या हो जाएगा, अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल, ठीक है। अंतर सरकारी, अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये जो हो गया आपका इंस्टीट्यूट फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड क्लाइमेट, ये हो गया आपका प्रदूषण नियंत्रण एवं जलवायु संस्थान, प्रदूषण नियंत्रण एवं जलवायु संस्थान, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा हो गया, ये हो गया आपका इंडियन पैनल और क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है ना, इंडियन पैनल और क्लाइमेट कंट्रोल।
तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इंडियन पैनल और भारतीय जलवायु भारतीय जलवायु नियंत्रण पैनल। ठीक है। इसके बाद है आपका इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय जलवायु नियंत्रण पैनल। ठीक है ना? इसका क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जलवायु नियंत्रण नियंत्रण पैनल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अब हम थोड़ा सा आईपीसीसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में तो यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे पहले इसकी स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी। 1988 में हुई थी और और याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र के जो दो संगठन द्वारा की हुई थी। ठीक है ना? याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है दो संगठन द्वारा हुई थी। दो संगठनों द्वारा हुई थी। ठीक है, तो दो संगठनों द्वारा हुई थी, तो वो दो संगठन कौन कौन से थे? एक था आपका यूएनईपी और दूसरा आपका कौन सा था? दूसरा आपका था डब्ल्यूएमओ। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम और दूसरा था आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डब्ल्यूएमओ का मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसका जो सिंपली अगर मैं बात करूँ इसका उद्देश्य क्या-क्या है, ठीक है? इसका जो संगठन का स्थापना हुआ था, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका था वैज्ञानिक रूप से जो है जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन करना, ठीक है? वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक रूप से जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन। जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन करना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? ठीक है ना? तो मानव की कौन सी क्रिया विच ह्यूमन एक्टिविटी इज मोस्ट इफेक्टेड बाय क्लाइमेट? तो मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण या फिर कृषि? तो इसका जो है करेक्ट कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि। ठीक है ना? कृषि जो है याद रखिएगा कृषि सबसे अधिक जो है जलवायु पर निर्भर करती है। ठीक है, कृषि जो है ये आपका सबसे अधिक, ठीक है ना, सबसे अधिक जलवायु पर निर्भर करती है। सबसे अधिक जलवायु पर निर्भर करती है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे वर्षा, ये भी जो है इस पे निर्भर करेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तापमान, तापमान हो गया। इसके बाद आपका आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका जो है ये मौसम चक्र, ठीक है ना, मौसमी चक्र, इस सब पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से क्या होता है? फसल चक्र प्रभावित होता है। ठीक है ना? जैसे अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो सूखा आएगा, बाढ़ आएगा, फिर कीट जो होगा वो सबसे ज्यादा बढ़ेगा। तो इस सब की वजह से जो है कृषि पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और क्या होता है इसकी उपज में बहुत ज्यादा ही गिरावट होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मत्स्य उद्योग के बारे में, तो मत्स्य उद्योग क्या होता है? ये जो है प्रभावित होता है। ठीक है ना? इस कृषि के बाद जो है मत्स्य उद्योग प्रभावित होता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा ये जो है
इसके बारे में आपको क्या नोट करना है, इसके बारे में आपको नोट करना है कि याद रखिएगा, ये भी प्रभावित होता है, ठीक है ना, ये भी प्रभावित होता है। ये भी प्रभावित होता है, लेकिन ज्यादा कौन होता है, ज्यादा होता है कृषि, ठीक है। ये जो हो ये प्रभावित होता है, लेकिन ये खासकर ये किससे होता है, खासकर खासकर होगा समुद्री तापमान और जलवायु आपदाओं से। समुद्री तापमान और जलवायु आपदा से, आपदाओं से, ठीक है। यहाँ पे जो है एक चीज आप लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखिएगा कि इससे जो है सबसे अधिक जो है जलवायु पर निर्भर करती है। अगर अगर जो है इस जलवायु परिवर्तन होता है तो जलवायु परिवर्तन से इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी आपको समझना जरूरी है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं ये आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो जलवायु परिवर्तन से क्या होगा, जैसे आपको याद रखना है, फसल चक्र प्रभावित होगा। ये मैं समझा चुकी थी लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना। फसल चक्र क्या होगा, प्रभावित होगा, प्रभावित होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन सा होगा, दूसरा हो जाएगा सूखा, सूखा पड़ेगा, ठीक है। सूखा पड़ेगा, इसके बाद याद रखिएगा बाढ़ आएगा। वो जलवायु परिवर्तन पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कीट बढ़ेगा, ठीक है ना, कीट, कीट बढ़ेगा, ठीक है, कीट का भी प्रकोप होगा। और तीसरा याद रखिएगा इसमें क्या होगा, उपज में गिरावट आएगी, उपज में गिरावट होगी, ठीक है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में विशालतम सांद्रता में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इसका जो है आपको याद रखना है GWP, ठीक है ना। GWP, GWP होता क्या है, GWP होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, एक होता है, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। इसका कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का केवल एक होता है, केवल एक होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो है स्रोत क्या क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये मैं पहले भी बताया हूँ, फिर भी यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके स्रोत क्या क्या हैं, तो इसके स्रोत हैं आपको याद रखना है, वनों की कटाई, वनों की कटाई। इसके बाद जो है आपको याद रखना है क्या होगा, जीवाश्म ईंधनों का दहन, जैसे कि कोयला, कोयला गैस है ना, ये सब का जलाना जो है, ये सब जो है याद रखिएगा। तो याद रखिएगा जीवाश्म ईंधन का दहन, जीवाश्म ईंधन का दहन, ईंधनों का दहन लिखिए, ठीक है। जिसमें इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपका जैसे जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला आ जाएगा, कोयला का दहन हो गया। इसके बाद याद रखिएगा आपका जो है गैस हो गया, इस सब का दहन, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा औद्योगिक गतिविधियां,
और ये मैं इसलिए लिखा रही हूँ कि कभी-कभी क्या है ना, क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके से भी पूछा जाता है। मैं पूरा क्लियरली बता रही हूँ कि क्वेश्चन आपको इस तरीके, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है बहुत ज़्यादा इसका जो है वायुमंडल में इसका ग्रीन हाउस गैस का विशालतम सांद्रता है, ठीक है ना? तो इसका जो है स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से इसका कोई एक स्रोत बताइए कि इसका कौन-सा स्रोत है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? औद्योगिक गतिविधियाँ। जैसे कोई भी औद्योगिक गतिविधियाँ होती है, उससे इसका जो है स्रोत बनता है, ठीक है ना? गतिविधियाँ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कॉप सम्मेलन किससे संबंधित है? तो कॉप कॉन्फ्रेंसेस इज रिलेटेड टू परमाणु ऊर्जा से, जलवायु परिवर्तन से, खाद्य सुरक्षा से या फिर जल संरक्षण से। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जलवायु परिवर्तन से, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका कॉप कॉप है क्या? इसके बारे में समझते हैं, ठीक है? तो इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द पार्टीज। कॉन्फ्रेंसेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखिएगा ये इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना, ये याद रखिएगा ये किसके तहत आयोजित होता है? तो याद रखिएगा ये जो आयोजित होता है ना, आयोजित, ठीक है? तो ये आयोजित किसके तहत होता है? ये होता है आपका यूएनएफसीसी के तहत। यूएनएफसीसीसी के तहत। यूएनएफसीसी यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है? और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य जो है ये आपको याद रखना है, इसका उद्देश्य, ठीक है? तो इसका उद्देश्य होता है वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना, ठीक है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना, पहला। और दूसरा याद रखिएगा, दूसरा क्या है? ग्रीन हाउस गैसों को जो है कम करने की रणनीति बनाना। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की रणनीति बनाना, रणनीति बनाना। इसके बाद आपको कॉप के बारे में और क्या-क्या याद रखना है? याद रखिएगा कि इसका पहला कॉप सम्मेलन कब हुआ था? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा पहला कॉप सम्मेलन, ठीक है? तो पहला कॉप सम्मेलन हुआ था 1995 में हुआ था। 1995 में पहला कॉप सम्मेलन हुआ था और कहाँ हुआ था? बर्लिन में हुआ था, ठीक है? इसका याद रखिएगा कि आपका जो है 2025 में जो है कौन-सा कॉप सम्मेलन होगा? तो 2025 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है? 2025, तो याद रखिएगा 2025 में जो है ये आपका कॉप 30 होने वाला है, ठीक है? 2025 में कॉप 30 होगा और इसमें जो है याद रखिएगा ये जो है 6 से लेकर के 21 नवंबर तक होगा, ठीक है ना? 6 से 21 नवंबर के बीच में होगा, नवंबर तक होगा, ठीक है? और जो है याद रखिएगा ये कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है आपके ब्राज़ील में। तो ये 2025 से रिलेटेड है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ये बोल रहा है कि ये प्रशीतकों के रूप में लाई जाती है। ऑप्शन सी आपसे बोल रहा है कि यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, या फिर ऑप्शन डी यह समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है, या फिर ऑप्शन डी यह निचले वायुमंडल में सक्रियशील है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो नहीं है, बोल रहा है कि सत्य नहीं है, ठीक है?
तो सत्य नहीं, कौन सा नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका कहना है कि जो ये जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता है ना, इसमें ये योगदान इसका नहीं है, जो कि इसका योगदान है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन ए बोलूँ कि ये सत्य किस तरीके से है, ये प्रशीतकों के रूप में लाई जाती है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, इसका उपयोग जो है ये पहले फ्रिज वगैरह या फिर एयर कंडीशनर वगैरह में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सत्य है। इसके बाद ऑप्शन आपका सी अगर आप देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि यह वायुमंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो यूवी किरणों से टूटकर क्या करती है, क्लोरीन परमाणु छोड़ती है, और इससे क्या होता है, ओजोन नष्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको याद रखना है ये जो है ये सत्य क्यों है, तो याद रखिएगा कि ये जो है यूवी किरणों से टूटकर सी 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 एफ सी, ये हो गया आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, यूवी किरणों से टूटकर यूवी किरणों से टूटकर क्या करती है, क्लोरीन परमाणु छोड़ते हैं। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन परमाणु छोड़ते हैं। ठीक है ना, जो क्या करते हैं, जो ओजोन को नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है। इसके बाद जो है याद रखिएगा जो ये क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये स्थिर होता है, और याद रखिएगा ये आपका जो है ट्रोपोस्फेयर में जो है ये क्या होता है, सक्रिय होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये ग्रीन हाउस गैस होती है, ये ग्रीन हाउस गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा इनका जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है बहुत अधिक होता है। जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का आपको बताया था, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो होता है वो 1 होता है, लेकिन इसका 1000 से भी अधिक होता है। ठीक है, इसका अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है GWP, जो कि मैं आगे लिखा चुकी हूँ, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसका बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। कितना होता है, 1000 से भी अधिक, 1000 से अधिक होता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा ये क्या करता है, ये तो ओजोन की परत जो होती है उसको जो है नष्ट करने के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है वायुमंडल में गर्मी रोकने में भी बहुत ज्यादा ये सक्षम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अगर कहना है इसका है कि ये ग्रीन हाउस प्रभाव में इसका योगदान नहीं है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मीथेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने वाला ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं लिखा भी चुकी हूँ कि ये कोयला, गैस, तेल इसके जो है यानी जीवाश्मों के ईंधन से जलने से निकलती है। इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे जो है मैं स्टिल लिखा देती हूँ। ठीक है ना, जीवाश्मों के ईंधन के जलने से निकलती है।
जीवाश्म। जीवाश्म ईंधनों के जलने से निकलती है। जलने से निकलती है, ठीक है। और ये जो है इसका GWP यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक होता है, जो कि ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का जो है याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी कि GWP इसका कितना होता है, GWP जो है इसका 298 होता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है मीथेन का होता है, जो कि आपका जो है 25 से 30 होता है, ठीक है। मीथेन का कितना होता है, मीथेन का होता है 25 से 30 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर हाइड्रोजन। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है ना, ये एक आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ये आपका प्राकृतिक गैस है और ये ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस है। उसके बाद देखिएगा ये जो है ऊर्जा के स्रोत में इसका उपयोग किया जाता है। ऊर्जा के स्रोत में इसका उपयोग होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का। बाकी ये जो है आपका ये सारा तो आपका ग्रीन हाउस गैस है, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन सी ऊर्जा उपयुक्त है, विच एनर्जी इज सुटेबल टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज। परमाणु ऊर्जा, तेल, कोयला या फिर नवीकरणीय ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा जो है याद रखिएगा ये जो है प्राकृतिक स्रोतों से ये मिलता है, ठीक है ना। और ये जो है खत्म नहीं होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा जो है ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। प्राकृतिक प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये खत्म नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। खत्म नहीं होती है, ये दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक नवीकरणीय ऊर्जा में जैसे आपका कौन कौन सा हो गया, तो नवीकरणीय ऊर्जा में जैसे मैं ऊपर लिखा रही हूँ, ठीक। नवीकरणीय ऊर्जा में आपका कौन कौन सा हो गया, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हो गया। इसके बाद आपका पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है बायोमास, बायोमास। इसके बाद आपको याद रखना है कौन सा, ज्वारीय ऊर्जा। ये सारे जो हैं ये आपके नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। सौर ऊर्जा जो है ये क्या होता है, सूर्य की रोशनी से बिजली प्राप्त होता है। सूर्य की रोशनी से बिजली प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको याद रखना है जो आपका पवन ऊर्जा हो गया, ये हवा की गति से टरबाइन चलाना हो गया। और जो है आपका बायोमास जो हो गया ये जैविक अवशेष से इसको ऊर्जा मिलता है। और ऑप्शन जो आपका जो लास्ट मैंने बताया है ज्वारीय ऊर्जा, ये समुद्र की लहरों से ये ऊर्जा होती है, तो उसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके नवीकरणीय ऊर्जा है, जो कि आपका जो है ये जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो है सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन से समुद्र स्तर में क्या परिवर्तन होता है, व्हाट चेंज ऑक्योर्स इन अ सी लेवल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। स्थिर रहता है, घटता है या फिर अनिश्चित रहता है या फिर बढ़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो
ये क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन के कारण जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं समझा रही हूँ कि ये बढ़ता कैसे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाए जिससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जिससे जिससे जो है आपको याद रखिएगा ग्लेशियर जो है वो पिघलती है। ग्लेशियर पिघलती है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा समुद्र में जो है ये पानी की मात्रा बढ़ती है। पानी की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो है ये थर्मल एक्सपेंशन होता है, यानी कि गर्म पानी जो है ये फैलता है। इससे पानी की मात्रा बढ़ेगी तो ये क्या होगा, तीसरा पॉइंट आपको याद रखिएगा, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन एक्सपेंशन होता है, यानी गर्म पानी फैलता है। और यही सारा कारण बनता है जिससे समुद्र का जो स्तर में जो होता है वो वृद्धि होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत में जलवायु परिवर्तन की निगरानी कौन करता है, तो विच इंडियन बॉडी मॉनिटर्स क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन की निगरानी कौन करता है, तो याद रखिएगा MOEFCC जो है ये जलवायु परिवर्तन की निगरानी करता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता क्या है, तो याद रखिएगा ये हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे मैं आपको डीआरडीओ भी समझा देती हूँ, ठीक है। डीआरडीओ का क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस डी है, ठीक है। डिफेंस रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और नीति आयोग का है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इतना भी लिखूंगी तो थोड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पे आते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन जो है, याद रखिएगा इसका जो है स्थापना कब हुआ था। तो ये जो है जलवायु परिवर्तन की अगर मैं स्थापना की बात करूं, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। इसके बाद याद रखिएगा कि इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका मुख्यालय, ठीक है। और इसके वर्तमान में जो है 2025 तक जो है इसके मंत्री कौन है वर्तमान में, वर्तमान यानी कि 2025 की बात करिए, ठीक है। 2025 में अभी इसके मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। इसके बाद जो है ये जो है आपका डीआरडीओ जो है ये किससे संबंधित है, तो डीआरडीओ जो है ये आपको याद रखना है, ये रक्षा अनुसंधान से संबंधित है, ठीक है। ये आपका है रक्षा अनुसंधान।
अनुसंधान से संबंधित है। इसरो जो है ये आपका जो है ये उपग्रहों के माध्यम से आपका जलवायु डेटा कलेक्ट करने के लिए जो है ये सही है, लेकिन ये जो है निगरानी नहीं रखते, ठीक है ना। इसका नीति आयोग जो है ये नीति सलाहकार संस्था है। नीति सलाहकार संस्था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। तो हाउ मेनी बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट आर देयर इन इंडिया। 3 है, 6 है, 4 है या फिर 2 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वो 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से। तो सबसे पहले जैव विविधता हॉटस्पॉट होता क्या है। तो याद रखिएगा ये जैव विविधता जो हॉटस्पॉट होता है ना, ये याद रखिएगा संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती है ना, प्रजातियों को पहचानने के लिए। यानी कि अगर मैं बात करूं ऐसी परिस्थितिकी क्षेत्र, ठीक है ना, जहां असाधारण जैव विविधता होती है, यानी कि जो गंभीर खतरे का जो है सामना कर रहे हैं, उन्हें जो है ये क्या करती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 है। 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से है। तो पहला आपको याद रखना है, ये हो गया हिमालयन हॉट स्पॉट। हिमालयन हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट, ठीक है। ये याद रखिएगा हिमालयन हॉट स्पॉट जो है ना, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। इसके बाद आपका हो गया हिमाचल, हिमाचल। इसके बाद याद रखिएगा पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। इसके बाद हो गया नेपाल, भूटान तक फैला है, भूटान तक फैला है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा दूसरा आपका कौन सा हो गया है। दूसरा आपका है, याद रखिएगा कौन सा हो गया, इंडो बर्मा हॉट स्पॉट। इंडो बर्मा, इंडो बर्मा हॉट स्पॉट, ठीक है ना। तो ये जो है ये कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये है आपका पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया तक। पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया, कंबोडिया तक, ठीक है। और तीसरा कौन सा हो गया। तीसरा हो गया आपका वेस्टर्न घाट और श्रीलंका हॉट स्पॉट। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका हॉट स्पॉट, ठीक है। ये जो आपके केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र तक, ठीक है। इसके बाद अगर मैं चौथा, अगर मैं बात करूँ चौथा कौन सा हो गया। चौथा हो गया सुंदरलैंड हॉटस्पॉट, सुंदरलैंड, सुंदरलैंड हॉटस्पॉट, ठीक है। और ये कहाँ तक है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है, ठीक है। ये कहाँ तक है। तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द एम ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। ओजोन परत की रक्षा, जल संरक्षण, जैव विविधता बढ़ाना, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है याद रखिएगा, ये जो है आपका इस क्योटो प्रोटोकॉल को जो है सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि इसे अपनाया कब गया था। तो याद रखिएगा 1997 में इसे अपनाया गया था और 2005 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, तो 1997 में अपनाया गया था, और याद रखिएगा 2005 में लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था, याद रखिएगा इसका उद्देश्य था विकसित देश जो है ना, विकसित देशों द्वारा जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। उद्देश्य क्या था इसका। विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना। तो पहला ये है, और दूसरा याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना। परिवर्तन को नियंत्रित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। तो ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता जो है ये किसमें मिलेगी। तो ट्रोपोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, या फिर एक्सोस्फेयर में। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ओजोन जो होता है वो किसमें होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। आपने अगर पृथ्वी वायुमंडल की 5 परतों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ओजोन परत जो होता है वो किस में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो सांद्रता भी आपको कहाँ मिलेगी, स्ट्रेटोस्फेयर में ही मिलेगी। याद रखिएगा ये जो है ये क्या करती है, ये अच्छा, ये जो स्ट्रेटोस्फियर है इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, ये क्या करती है, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरण होती है ना, यूवी किरणों को, ठीक है ना, यूवी किरणों को ये अवशोषित करती है। ये जो परत होती है ना, यूवी किरणों को अवशोषित करती है। यूवी किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, अवशोषित करती है और पृथ्वी पर क्या करती है, जीवन की रक्षा करती है। यानी ये यूवी जो अल्ट्रावायलेट किरण होती है इसको ये रोकती है। ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फेयर। और याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 10 से 50 किलोमीटर। 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ट्रोपोस्फेयर के बारे में, तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये जो है पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। पृथ्वी की निचली परत होती है, निचली परत होती है। और मौसम से संबंधित जितनी भी घटना होती है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। ठीक है, ये मैं जो है अपने क्लास में बता चुकी हूँ। इसके बाद मेसोस्फेयर की बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर ऊपर स्थित होती है। ठीक है, और एक्सोस्फेयर की अगर मैं बात करूँ तो ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। ठीक है, तो सबसे निचली परत जो होती है वो ट्रोपोस्फेयर होती है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। और एक्सोस्फेयर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे हम बायोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एक्सोस्फेयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड? तो कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मई को मनाया जाता है। और याद रखिएगा ये जो है इसके महत्व को समझना, इसके प्रति जागरूकता को बढ़ाना, इसके पीछे का उद्देश्य यही है। ठीक है, याद रखिएगा इसे घोषित किसके द्वारा, ये दिवस मनाने की घोषणा जो ये किसने की है? तो इसकी घोषणा की गई हुई है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ठीक है, संयुक्त संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है 2025 में इसकी थीम क्या थी? 2025 की थीम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 2025 की थीम थी आपका प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। प्रकृति के साथ सामंजस्य जैसे और सतत विकास। सतत विकास। ठीक है, इसे मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। ठीक है, इसका थीम क्या था इंग्लिश में भी याद रख लीजिएगा। इसका हो जाएगा हार्मनी विथ नेचर 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 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट। ओके, तो ये इसका 2025 का थीम था। ठीक है, और याद रखिएगा पहला आयोजन इसका कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा इसका पहला आयोजन हुआ था, पहला आयोजन। तो पहला आयोजन हुआ था, पहला आयोजन कब हुआ था? तो पहला आयोजन हुआ था 2000 में। 2000 में इसका पहला आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? ठीक है, तो किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो संरक्षित क्षेत्र को किसमें 3 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा इसे जो है याद रखिएगा 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया कोर जोन। इसके बाद याद रखिएगा बफर जोन। और तीसरा कौन सा हो गया? ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन। ठीक है, अब ये तीनों जोन के बारे में अगर मैं बात करूं, जो कोर जोन होता है ना, ये पूरी तरह संरक्षित होता है, पूरी तरह संरक्षित होता है। ठीक है, जो बफर जोन होता है ना, वो सीमित मानव गतिविधियां जो होती है वो बफर जोन में होती है। सीमित मानव गतिविधियां। और ट्रांजिशन जोन जो होता है ना, ये होता है आपके स्थानीय निवासियों की जो है पारंपरिक गतिविधियां। स्थानीय निवासियों की गतिविधियां। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो इसका जो उद्देश्य होता है जैव मंडल के रिजर्व का, इसका उद्देश्य क्या होता है? प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र का संरक्षण होता है। इसमें जो है शिक्षा और सतत का विकास का बढ़ावा देना, ये सब जो है इसका उद्देश्य हुआ। ठीक है, वनस्पति उद्यान की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करता है? ये सिर्फ केवल पौधों को संरक्षण करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा केवल पौधों का संरक्षण करता है।
पौधों का, ये क्या करता है, केवल पौधों का संरक्षण करता है, ठीक है। इसके बाद अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ तो याद रखिएगा ये क्या करता है, वन्य जीव और पारिस्थितिकी का संरक्षण करता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये क्या करता है, मानव जो गतिविधियां होती है ना उसको जो है प्रतिबंधित होती है, ठीक है ना, इसमें राष्ट्रीय उद्यान में। और ये वन्य जीवों का संरक्षण करता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा ये क्या करता है, वन्य जीवों का वन्य जीवों का संरक्षण करता है। और ये जो है आपका राष्ट्रीय उपवन, सॉरी राष्ट्रीय, यहाँ पे जो है क्या होता है, उद्यान होना चाहिए, स- राष्ट्रीय उद्यान, यानी आपका नेशनल पार्क। अच्छा, गलत ही हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, लिख लीजिएगा, ये वन्य जीव और पारिस्थितिकी का संरक्षण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी वैश्विक संस्था कौन सी है, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इज लिंक्ड ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, आपका यूएनईपी जो है ये इससे जुड़ी संस्था है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएनईपी मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसका जो है इंग्लिश में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और इसका क्या होता है, पर्यावरण की नीति का जो है वो समन्वय करना, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, प्रदूषण नियंत्रण, क्या होता है, इस जैसे मुद्दों पर जो है ये क्या काम करता है, ठीक है। तो इसका काम यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, केन्या में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि इसका जो है कार्य क्या है, ठीक है। तो इसका जो कार्य है ना वो है आपका जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। इसके बाद हो गया जैव विविधता, इसके बाद हो गया प्रदूषण नियंत्रण, विषयों पर नीति निर्माण, नीति निर्माण करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित कहाँ किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड 2003 में। और कहाँ, चेन्नई। चेन्नई आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना हुई थी तो इसके पीछे उद्देश्य भी है। तो इसका उद्देश्य क्या है, भारत की जैव विविधता का संरक्षण, भारत की जैव विविधता का, भारत की जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है। इसका जैव संसाधनों का सतत उपयोग, दूसरा जैव संसाधनों का सतत उपयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? हु कॉइन द टर्म बायोडाइवर्सिटी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वॉल्टर जी रोजेन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो है ये सब जो है दो, यानी कि याद रखिएगा ये यह सब जो है दो भागों से बना है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा शब्द जो है कितने, दो भागों से, शब्द दो भागों से बना है। दो भागों से बना है। ठीक है, दो भागों से बना है। कौन कौन से भागों से बना है? बायो, बायो मतलब जीवन, और दूसरा कौन सा है? डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब हो गया विविधता, विविधता। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। इसके बाद जो है याद रखिएगा जो है आपके सर एनजी टेंसले जो है ये जो है ना ये आपके जो है इकोसिस्टम शब्द के जनक है। इकोसिस्टम शब्द, शब्द के जनक। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और याद रखिएगा इन्होंने जो है ये 1985 में जो है ना नेशनल फोरम ऑन बायोडाइवर्सिटी के आयोजन में जो है पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनके बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि 1985 में नेशनल नेशनल फोरम ऑन बायोडाइवर्सिटी, ऑन बायोडाइवर्सिटी आयोजन के दौरान पहली बार जो है बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग हुआ। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो गाइज आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज गाइज ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।